Hello everyone. We are going to start class 7th NCERT History Chapter 7 The Making of Regional Cultures. इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे. One of the commonest ways of describing people is in terms of the language they speak. तो लोगों को डिस्क्राइब करने का सबसे कॉमन तरीका है कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको डिस्क्राइब किया जाए. When we usually refer to a person as a Tamil or Odia, this usually means that he speaks Tamil or Odia and lives in Tamil Nadu or Odisha. तो यूजुअली जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या ओडिया कहते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो तमिल और ओडिया भाषा बोलते हैं और तमिलनाडु और ओडिशा में रहते हैं. We also tend to associate each region with distinctive kinds of foods, clothes, poetry, dance, music and painting. इसके साथ ही हम एक अलग अलग रीजन्स को ना उनके पर्टिकुलर फूड, क्लोथ्स, पोएट्री, डांस, म्यूजिक और पेंटिंग से भी जोड़कर देखते हैं. Sometimes we may take these identities for granted and assume that they have existed for time immemorial. तो कभी कभी ये जो आइडेंटिटीज है ना लोगों की, जैसे तमिल, ओडिया वगैरह, इनको हम इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम ऐसे सोचने लगते हैं कि ये जो आइडेंटिटीज है ना ये इनकी करोड़ों सालों से, अरबों सालों से ऐसी है. लेकिन वास्तव में however the frontier separating regions have evolved over time. however जिन बेसिस पर ये रीजन सेपरेट हो रहे हैं ना वो वास्तव में समय के साथ इवॉल्व होते जा रहे हैं. Also, what we understand as regional cultures today are often the product of complex processes of intermixing of local traditions with ideas from other parts of the subcontinent. तो देखो आज जो हम रीजनल कल्चर्स देख रहे हैं ना वो वास्तव में अपने सब कॉन्टिनेंट के जो अलग अलग पार्ट्स के लोग हैं ना, तो जब वो मिक्स होते गए, मिलते गए, तो जो उनकी लोकल ट्रेडिशंस की आपस में इंटरमिक्सिंग हुई ना, उसी का रिजल्ट है ये आज के कल्चर्स, रीजनल कल्चर्स. एज वी विल सी, तो हम देखते भी है कि कुछ ट्रेडिशंस जो होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया से ही जुड़ी होती है और वही दूसरी जगह पर सिमिलर सी ही ट्रेडिशंस फॉलो हो रही होती है. और फिर भी देखो और भी हम देखते हैं कि येट अदर डिराइव्स फ्रॉम ओल्डर प्रैक्टिसेस इन अ पर्टिकुलर एरिया बट टेक अ न्यू फॉर्म इन द अदर रीजन्स. तो देखो कुछ जो प्रैक्टिसेस होती है एक पर्टिकुलर एरिया में वो ओल्डर प्रैक्टिसेस होती है, मतलब पहले से चलती आ रही होती है, लेकिन कुछ दूसरे रीजन्स में वही प्रैक्टिसेस नया फॉर्म ले लेती है. The Cheras and the development of Malayalam. Let us begin by looking at an example of the connection between language and region. तो अब हम ना एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसमें लैंग्वेज और रीजन के बीच का कनेक्शन दिखाने वाले हैं. एग्जाम्पल ये होगा चेरास का और उनका मलयालम लैंग्वेज से क्या लिंक है उसका. तो देखो जो द चेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 9th century इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे केरला. तो जो चेरास की महोदयपुरम वाली किंगडम थी ना उसको 9th century में इंडियन पेनिनसुला के साउथ वेस्टर्न पार्ट में स्टेब्लिश किया गया था. आज की डेट का जो केरला है उस एरिया में थी किंगडम ऑफ महोदयपुरम. तो हो सकता है कि इधर ना मलयालम लैंग्वेज बोली जाती हो इस एरिया में. द रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शंस. तो चेरा रूलर्स ने ना अपने इंस्क्रिप्शंस में मलयालम लैंग्वेज और स्क्रिप्ट यूज की थी. In fact, this is one of the earliest examples of the use of regional language in official records in the subcontinent. तो इसके अलावा ये वास्तव में जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में रीजनल लैंग्वेज यूज हुई है ना उसका अर्लीस्ट एग्जांपल में से एक है अपने सब कॉन्टिनेंट का. एट द सेम टाइम द चेरास आल्सो ड्रॉ अपॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशंस. तो देखो मलयालम तो प्रमोट कर ही रहे थे लेकिन सांस्कृतिक ट्रेडिशंस को भी चेरास यूज करते थे. जैसे देखो द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला विच इज ट्रेस्ड टू दिस पीरियड बोरोड स्टोरीज फ्रॉम द सांस्कृतिक एपिक्स. तो जैसे थिएटर होता है ना आज भी, तो वैसे ही इस समय में भी ना जो टेम्पल थिएटर होता था तो उसमें सांस्कृतिक एपिक्स की ही पोएम्स दिखाई जाती थी यूजुअली. द फर्स्ट लिटरेरी वर्क्स इन द मलयालम डेटेड टू अबाउट द 12th century आर डायरेक्टली इंडेप्टेड टू संस्कृत. तो जो पहला लिटरेरी वर्क है ना मलयालम का लगभग 12th century का है वो भी संस्कृत के डायरेक्टली इंडेप्टेड है, मतलब कि संस्कृत का डायरेक्ट योगदान है उसमें. इंटरेस्टिंगली इनफ a 14th century text, the Leela Tilakam, dealing with the grammar and poetics, was composed in Manipravalam, literally diamonds and corals, referring to the two languages, संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज. तो देखो हमने ये 12th century वाली बात पढ़ी कि 12th century में जो सबसे पहला मलयालम का टेक्स्ट है, लिटरेरी टेक्स्ट, वो संस्कृत के डायरेक्टली इंडेप्टेड है. तो इसके बाद 14th century में ना एक टेक्स्ट था ललिता तिलकम, लीला तिलकम. तो इसमें ग्रामर्स और पोइटिक्स के बारे में, मतलब कविताओं के बारे में काफी अच्छी नॉलेज है, लेकिन जिसको कंपोज किया गया था मनी प्रॉब्लम में. मनी प्रॉब्लम का मतलब होता है डायमंड्स और कोरल्स. तो ये रेफर करता है दो लैंग्वेजेस की तरफ.
संस्कृत लैंग्वेज और जो रीजनल लैंग्वेज थी उसकी तरफ। देखो रूलर्स एंड द रीजनल रिलीजियस कल्ट्स। द जगन्नाथा कल्ट, जगन्नाथा कल्ट के बारे में बता रहे थे। देखो हमने चेरास के रीजन्स के बारे में पढ़ा, मलयालम लैंग्वेज को उन्होंने कैसे प्रमोट किया। तो दूसरे भी रीजन्स थे जहाँ पर रीजनल कल्चर्स ना रिलीजियस ट्रेडिशंस के अराउंड ही ग्रो करी है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथ एट पुरी एंड उड़ीसा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जगन्नाथ, कल्ट ऑफ जगन्नाथ एट पुरी उड़ीसा। जगन्नाथ का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, विष्णु का ये एक नाम है। टू डेट आज की तारीख में भी ना लोकल ट्राइबल लोग जो होते हैं वो डेटी की मतलब जगन्नाथ की वुडन इमेज बनाते हैं, जो कि ये सजेस्ट करता है कि पहले ना जो जगन्नाथ थे वो ओरिजिनली एक लोकल गॉड है, बाद में इनको विष्णु के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। In the 12th century, one of the most important rulers of the Ganga dynasty, Anantavarman, decided to erect a temple for Purushottam Jagannath at Puri. तो 12th सेंचुरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुए गंगा डायनेस्टी के, अनंतवर्मन। उन्होंने पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए पुरी में एक टेम्पल खड़ा करने के बारे में डिसाइड किया। सब्सिक्वेंटली इन 1230 किंग अनंग भीमात्री डेडिकेटेड हिज किंगडम टू द deity and proclaimed himself as the deputy of the god। तो देखो उनके बाद ही ना 1230 में 1230 में किंग हुए, किंग अनंग भीम। उन्होंने अपनी पूरी किंगडम ही लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेट कर दी और खुद को उनका डेप्यूटी बताने लगे। जैसे आज भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट होती है ना, वैसे ही खुद को लॉर्ड जगन्नाथ का डेप्यूटी बताने लगे। As the temple gained in importance as a center of pilgrimage, its authority in social and political matters also increased। तो देखो जैसे जैसे जगन्नाथ टेम्पल की एक तीर्थ स्थल की तरह इंपॉर्टेंस बढ़ती गई ना, तो सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स में भी जगन्नाथ टेम्पल की अथॉरिटी बढ़ती गई। All those who conquered Odisha, such as the Mughals, Marathas, English East India Company, attempted to gain control over the temple. They felt that this would make their people acceptable to the local people, make their rule। तो देखो इसकी अथॉरिटी बढ़ती गई इसी कारण से। तो जो भी लोग ओडिशा को कंकर करते थे जैसे मुगल्स, मराठास या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सब ना जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर कंट्रोल गेन करने की कोशिश करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे लोग उनका रूल एक्सेप्ट कर लेंगे। The Rajputs and the traditions of heroism। In the 19th century, the region that constitutes most of the present-day Rajasthan was called Rajputana by the British। तो देखो 9th सेंचुरी में जो आज आज जो एरिया राजस्थान का है ना, जो पहले लगभग वही एरिया था ना, पहले के टाइम में राजपुताना नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश लोग उस एरिया को राजपुताना कहकर बुलाते थे। While this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajputs, this is only partly true। तो देखो राजपुताना नाम से ना ऐसा वाइब या फील आता है कि ये एरिया पार्टली या मेनली मतलब ज्यादातर राजपूत से ही इनहेबिटेड था, राजपूत ही बसे हुए थे इधर, लेकिन ये बात पार्टली ट्रू है, पूरी तरह से सही नहीं है। There were several groups who identified themselves as Rajput in many areas of north and central India, and of course there are several people other than Rajputs who live in Rajasthan। तो देखो वास्तविकता में ना नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में काफी ग्रुप्स है जो अपने आप को राजपूत आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान में राजपूत्स के अलावा भी दूसरे भी कुछ ग्रुप्स रहते थे। However, Rajputs are often recognized as contributing to the distinctive culture of Rajasthan। लेकिन फिर भी राजपूत्स को ही ना ऐसा माना जाता है कि जो राजस्थान का कल्चर है ना उसमें इनका काफी कंट्रीब्यूशन है। These cultural traditions were closely linked with the ideals and aspirations of rulers। तो ये जो cultural traditions है राजस्थान के, ये ना राजस्थान में जो रूलर्स हुए उनके आइडियल्स और एस्पिरेशन से काफी क्लोजली लिंक्ड है। From about the 8th century, most of the present day state of Rajasthan was ruled by various Rajput families। तो 8th सेंचुरी से ही ना राजस्थान का जो एरिया है, जो प्रेजेंट डे राजस्थान का एरिया है, उसको अलग अलग राजपूत फैमिलीज ही रूल करती आ रही है। पृथ्वीराज भी एक ऐसे ही रूलर थे जो राजपूत फैमिली से आते थे और राजपुताना को रूल करते थे। These rulers cherished the ideal of the hero who fought valiantly and often choosing death on the battlefield rather than face defeat। तो ये जो रूलर्स थे पहले राजपुताना के, ये ना इस आइडिया को काफी चेरिश करते थे, मतलब फॉलो करते थे, तारीफ करते थे। एक हीरो हो जो कि काफी बहादुरी से लड़े और वो मृत्यु को चुन ले लेकिन हार ना स्वीकार करे।
Stories about Rajput heroes were recorded in poems and songs which was recited by specially trained minstrels. तो ये जो राजपूत हीरोज थे ना, इनकी स्टोरीज को पोएम्स और सॉन्ग्स में रिकॉर्ड किया गया, करते भी थे, जिनको स्पेशली ट्रेंड मिनिस्टर्स मतलब उस टाइम के स्पेशल गवैये जो होते थे वो गाते थे, रिसाइट करते थे. These preserved the memories of heroes and were expected to inspire others to follow their example. तो इन्हीं सभी के कारण जो इनकी मेमोरीज थी ना राजपूत हीरोज की, ये प्रिजर्व भी हो गई और लोगों को एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये मेमोरीज इंस्पायर करेगी कि उनका ही एग्जाम्पल फॉलो करें. Ordinary people were also attracted by these stories, which often depicted dramatic situations and range of strong emotions, loyalty, friendship, love, valor, anger, etc. तो ये जो स्टोरीज थी ना, इनसे ऑर्डिनरी पीपल काफी अट्रैक्ट हो जाते थे. तो ये स्टोरीज में ना काफी ड्रामेटिक सिचुएशंस दिखाई जाती थी और कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जैसे किसी में लॉयल्टी का बहुत सुंदर उदाहरण दिया हो, किसी में फ्रेंडशिप का, किसी में लव का, किसी में गुस्से का, किसी में किसी चीज का, ये सब इन स्टोरीज में दिखाया जाता था. तो इन स्टोरीज में ना वुमेन को हमेशा दिखाया जाता था कि वो हीरो अपने हीरोइक हस्बैंड्स को फॉलो करती है, लाइफ में भी और डेथ डेथ में भी. तो ऐसी स्टोरीज भी देखने को मिलती है. देयर आर स्टोरीज अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सती और द इमोलेशन ऑफ विडोज ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड्स. तो सती की भी स्टोरीज इनमें देखने को मिलती है. सती क्या होता है? देखो, सती प्रथा मतलब वो प्रैक्टिस जिसमें हस्बैंड की अगर डेथ हो गई है तो उसी की चिता पे विडो को भी, मतलब हस्बैंड की जो वाइफ थी उनकी डेथ से पहले, उनको भी साथ में ही जला दिया जाएगा जिंदा. तो जो इस तरह की हीरोइक आइडियल्स को फॉलो करते थे ना, उन्हें कभी कभी अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती थी इनको फॉलो करते हुए. बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स, द स्टोरी ऑफ कथक. कथक की स्टोरी है अब. इफ heroic traditions can be found in different regions in different forms, the same is true of dance. ये जैसे हीरोइक ट्रेडिशंस है ना, ये अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे ही डांस भी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलता है. और अब हम कथक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. लेट अस लुक एट द हिस्ट्री ऑफ वन डांस फॉर्म, कथक, नाउ एसोसिएटेड विद सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. और आज की डेट में कथक नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट से एसोसिएटेड है, मतलब जुड़ा हुआ है. द टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम कथा, अ वर्ड यूज्ड इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस फॉर स्टोरी. तो देखो, संस्कृत में और दूसरी भाषाओं में जो वर्ड है ना कथा, जिसका मतलब होता है स्टोरी, तो ये कथक वर्ड इस कथा वर्ड से ही आया है. द कथक्स वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया हु embellished their performances with gestures and songs. तो जो कथक्स थे ना, वो वास्तव में नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स के स्टोरी टेलर्स की कास्ट थी. स्टोरी टेलर्स की कास्ट थी और ये लोग अपनी परफॉर्मेंस देते थे गेस्चर्स और सॉन्ग्स की हेल्प से. कथक began evolving into a distinct mode of dance in the 15th and 16th century with the spread of the भक्ति movement. तो समय के साथ कथक ना इवॉल्व होता गया एक डांस फॉर्म की तरह 15th और 16th सेंचुरी में, जैसे जैसे भक्ति मूवमेंट का फैलाव होता गया. द लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्णा वर इनेक्टेड इन फोक प्लेस कॉल्ड रासलीला which combined folk dance with basic gestures of the कथक storytellers. तो जैसे कथक लोग जो होते थे ना, वो गेस्चर्स और सॉन्ग्स के हिसाब से स्टोरीज बताते थे. तो धीरे धीरे ये कथक्स ने ही ना फोक डांस को साथ में जोड़ के राधा कृष्णा के जो लेजेंड्स थे उनको फोक प्लेज में दिखाना शुरू किया, जिनको रासलीला कहते थे. कथक्स लोग रासलीला परफॉर्म करने लगे. Under the Mughal emperors and their nobles, Kathak was performed in the court, which it acquired its present feature and developed into a form of dance with a distinctive form. तो देखो, मुगल एम्परर्स और उनके नोबल्स जो थे ना, उनके कोर्ट्स में कथक परफॉर्म किया जाता था. तो उधर ही ना कथक काफी इवॉल्व भी हुआ और एक अलग ही स्टाइल उसको मिल गया, जिसके कारण वो काफी अच्छा डांस फॉर्म बन के उभर के आया. सब्सिक्वेंटली इट डेवलप्ड इनटू टू ट्रेडिशंस और घरानास, वन इन द कोर्ट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स इन लखनऊ. तो देखो, समय के साथ जो कथक है ना, वो दो घरानों में काफी डेवलप हुआ. पहला तो था राजस्थान, कोर्ट्स ऑफ राजस्थान, और दूसरा था लखनऊ. अंडर द पैटर्नेज ऑफ वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध, इट ग्रू इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म. तो जब वाजिद अली शाह की पैटर्नेज थी ना, मतलब वाजिद अली शाह जब खर्चा वगैरह दे रहे थे, संभाल रहे थे, तब वाजिद अली शाह की पैटर्नेज में ना कथक एक काफी मेजर आर्ट फॉर्म बन के उभरा. वाजिद अली शाह अवध के लास्ट नवाब थे. By the third quarter of the 19th century, it was firmly entrenched as a dance form not only in these two regions but in the adjoining areas. तो देखो, 19 सेंचुरी के थर्ड क्वार्टर में ना कथक एक डांस फॉर्म की तरह जाने लगा इन दो रीजन्स में ही नहीं सिर्फ,
मतलब कथक एक डांस फॉर्म की तरह जाना जाने लगा, बढ़िया डांस फॉर्म की तरह, सिर्फ इन दो रीजन्स में ही नहीं बल्कि पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर में भी, बिहार मध्य प्रदेश में भी। एम्फेसिस वर लेड ऑन द on intricate and rapid footwork, elaborate costumes as well as on the enactment of stories। तो देखो कोशिश ये रहती थी कि ये कथक की परफॉर्मेंस के टाइम जटिल और जो जल्दी जल्दी करने वाला फुटवर्क होता है वो भी जल्दी जल्दी किया जाए, बहुत सुंदर कॉस्ट्यूम्स यूज हो और स्टोरीज एकदम बढ़िया तरीके से डिस्प्ले करे वो कथक का परफॉर्मेंस। Kathak, like other several cultural practices, was viewed with disfavor by most British administrators in the 19th and 20th century। तो जैसे कि दूसरी कल्चरल प्रैक्टिसेस थी उनको भी ब्रिटिश लोग नापसंद करते थे, डिसफेवर करते थे, वैसे ही कथक को भी 19th और 20th सेंचुरी में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स बिल्कुल नापसंद करते थे, डिसफेवर करते थे। हाउएवर लेकिन कथक फिर भी सरवाइव कर गया, क्योंकि जो कॉर्टिसन्स वैश्याएं होती थी ना ये इसको परफॉर्म करती थी। और आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस कथक को जो 6 क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस है ना उनमें से एक रिकॉग्नाइज भी किया गया। तो क्लासिकल डांसेस क्या होते हैं, तो देखो द क्वेश्चन ऑफ डिफाइनिंग द एनी फॉर्म ऑफ डांस एज क्लासिकल इज ऑफन कॉम्प्लिकेटेड। तो किसी भी डांस फॉर्म को क्लासिकल डांस फॉर्म की तरह डिफाइन करना ना वास्तव में काफी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। डू वी डिफाइन समथिंग एज क्लासिकल इफ इट डील्स विद अ रिलीजियस थीम? क्या हम किसी चीज को क्लासिकल तब मानेंगे जब वो किसी रिलीजियस थीम पर बेस्ड हो, या फिर or do we consider it classical because it appears to require a great deal of skill acquired through long years of training? या फिर हम क्लासिकल तब मानेंगे जब उसमें काफी समय या फिर काफी सालों के बाद उसके लिए स्किल्स किसी ने इकट्ठा करके उसकी परफॉर्मेंस दी हो? Or is it classical because it is performed according to rules that are laid down and variations are not encouraged? या फिर उसको क्लासिकल इसलिए माना जाएगा कि किसी एक पर्टिकुलर डांस फॉर्म के रूल्स बना दिए गए, अब उन रूल्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाएगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगी। तो ये जो क्वेश्चंस है ना ये सोचने लायक है कि किसी चीज डांस फॉर्म को क्लासिकल कब माने। It is worth remembering that many dance forms that are classified as folk also share several of the characteristics considered typical of classical forms। तो ये बात भी हमेशा अपने को ना दिमाग में रखनी चाहिए कि जो डांस फॉर्म्स होती है जिनको फोक डांस माना जाता है, फोक डांसेस में भी ना काफी क्लासिकल फॉर्म्स की सिमिलैरिटीज होती है। तो वास्तव में ये जो वर्ड हम कथक क्लासिकल यूज कर रहे हैं ना ये ऐसा दर्शाने नहीं दर्शाता कि कोई एक डांस फॉर्म सुपीरियर है किसी दूसरी डांस फॉर्म की। तो देखो अब ये नाम याद कर लेना आप, ये जो 6 है ना ये है क्लासिकल डांस फॉर्म जो आज इंडिया में एक्सेप्टेड है। पहली तो कथक, दूसरी भरतनाट्यम तमिलनाडु की, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। अब देखो इसमें आपको बताया हुआ है क्लासिकल के बारे में। हिस्टोरिकली द टर्म रेफर्स टू द ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो ये हिस्टोरिकली जो क्लासिकल वर्ड है ना ये जो बहुत बढ़िया आर्ट और लिटरेचर की फील्ड में काम हुआ है ना उसकी तरफ इंगित करता है। तो ये आर्ट और लिटरेचर का काम विच हैड बीन प्रोड्यूस्ड इन एंशियंट ग्रीस ड्यूरिंग द 5th एंड 4th सेंचुरीज बीसी। तो यूजुअली जो आर्ट और लिटरेचर का काम 4th और 5th सेंचुरीज में एंशियंट ग्रीस में हुआ है ना उसकी तरफ रेफर करता है ये वर्ड क्लासिकल। दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन ग्रीस विटनेस्ड द राइज ऑफ एथेंस। तो ये 4th सेंचुरीज और 5th सेंचुरी का ही टाइम था जब ग्रीस लोगों ने एथेंस का राइज विटनेस किया। एथेंस काफी श्रेष्ठ पोजीशन पर आ गए थे उस टाइम पर, और ये एथेंस की जो श्रेष्ठता थी ना ये कल्मिनेट मतलब खत्म तब जाके हुई जब अलेक्जेंडर की कंक्वेस्ट मिडल ईस्ट या फिर मिडल ईस्ट से इंडिया के फ्रंटियर्स तक की हुई थी। पेंटिंग फॉर पेट्रन्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स। तो देखो अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज वर दैट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो जो दूसरी ट्रेडिशन जिसकी काफी डेवलपमेंट हुई है ना अलग अलग तरीकों में वो है मिनिएचर पेंटिंग। Miniatures are small-sized paintings generally done in watercolor, such as watercolors। तो मिनिएचर्स वो स्मॉल साइज्ड पेंटिंग होती है जिनको ना जनरली वाटर कलर से किया जाता है क्लॉथ या पेपर पे। तो जो अर्लीस्ट मिनिएचर्स है ना वो पाम लीव्स और वुड पर ड्रॉन है। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दिस फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया वर यूज्ड टू इलस्ट्रेट जैन टेक्स्ट। तो जो सबसे ब्यूटीफुल है ना इनमें से वो वेस्टर्न इंडिया में मिलती है जिसमें जैन टेक्स्ट मतलब जैन रिलीजन के टेक्स्ट को इलिस्ट्रेट किया हुआ है। द मुगल एम्परर्स अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां पैटर्नाइज्ड हाईली स्किल्ड पेंटर्स हु प्राइमरीली illustrated manuscripts containing historical accounts and poetry। तो जो मुगल एम्परर्स थे जैसे अकबर, जहांगीर और शाहजहां ये लोग ना हाईली स्किल्ड
पेंटर्स को पेटर्नाइज करते थे, जो कि फिर ये जो पेंटर्स होते थे ये इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में हिस्टोरिकल अकाउंट्स और पोएट्री को इलस्ट्रेट करते थे, समझाते थे। These were generally painted in brilliant colors and portrayed court scenes, scenes of battle and or hunting and other aspects of social lives। तो ये मिनिएचर्स ना बहुत बढ़िया कलर्स में पेंट किए जाते थे और ये कोर्ट के सीन्स मतलब दरबार के सीन्स, बैटल या फिर हंटिंग के सीन्स या फिर दूसरे सामाजिक सामाजिक जीवन के एस्पेक्ट्स को दिखाते थे। They were often exchanged as gifts and were viewed only by an exclusive few, the emperor or his close associates। तो देखो स्किल्ड पेंटर्स से ना इन मिनिएचर्स को यूजुअली एक्सचेंज कर लिया जाता था गिफ्ट्स के बदले में, बढ़िया सुंदर अच्छे गिफ्ट दे देते थे पेंटर्स को। और फिर ये मिनिएचर्स को ना कुछ एक्सक्लूसिव लोग ही देख सकते थे, जैसे एम्परर और उनके कुछ नजदीकी लोग। With the decline of the Mughal Empire, many painters moved out to the courts of the emerging regional states। तो देखो जैसे जैसे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन आया तो ये जो पेंटर्स थे ना ये मुगल एम्पायर को छोड़ के दूसरे रीजनल स्टेट्स के कोर्ट्स में चले गए और उधर अपनी सेवाएं देने लगे। एज अ रिजल्ट मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट्स इन द दक्कन एंड द राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो इससे क्या हुआ, मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट जो था, मुगलों का जो कला में टेस्ट था ना, उसका इन्फ्लुएंस दक्कन की रीजनल कोर्ट्स पर और राजस्थान की राजपूत कोर्ट्स पर भी आने लगा। एट द सेम टाइम दे रिटेन्ड एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दूसरों के कोर्ट्स में भी ये अपनी पुरानी कला को तो रखते ही थे और इसको भी और ज्यादा डेवलप करते रहते थे, उभरते रहती थी इनकी कला। पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड फॉलोइंग द मुगल्स। तो मुगल्स को ही फॉलो करके अब दूसरे रूलर्स भी अपनी पोर्ट्रेट्स बनवाने लगे, कोर्ट सीन्स को भी पोर्ट्रेट करने लगे लोग। Besides, themes from mythology and poetry were depicted at centers such as मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़। तो जो जगह है ना जैसे मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़, इधर ना माइथोलॉजिकल थीम्स और पोएट्री को भी दिखाया हुआ है इन्हीं मिनिएचर्स में। Another region that attracted miniature paintings was the Himalayan foothills around the modern day state of हिमाचल प्रदेश। तो देखो जो दूसरी जगह है जहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग्स को काफी अट्रैक्ट किया गया वो है हिमालयन फुटहिल्स, जो कि आज के डेट में मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का एरिया है। बाय द लेट 17th century, this region had developed a bold and intense style of miniature called painting called बसोली। तो देखो मिड 17th सेंचुरी में ना इस रीजन ने एक बहुत ही बोल्ड और इंटेंस स्टाइल डेवलप कर लिया मिनिएचर पेंटिंग का, जिसको बसोली कहते थे। द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हेयर वाज भानु दत्ताज रसमंजरी। तो इस जगह पर जो सबसे पॉपुलर टेक्स्ट जिसको पेंटेड किया गया है ना वो है भानु दत्ताज रसमंजरी। Nadir Shah's invasion and the conquest of Delhi in 1739 resulted in the migration of the Mughal artists to the hills to escape the uncertainties of plains। तो देखो 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर इन्वेजन किया तब ना हुआ क्या कि मुगल आर्टिस्ट ना काफी इस जगह से माइग्रेट कर गए हिल्स की तरफ, ताकि वो प्लेन्स पर होती इन सारी दिक्कतों से बच पाए। हेयर दे फाउंड रेडी पैटर्न्स विच लेड द फाउंडिंग ऑफ द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो जब वो हिल्स में गए तो हिल्स में भी उनको पैटर्न्स मिल गए, जिसके कारण कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की फाउंडेशन हुई। By the mid 18th century, the Kangra artists developed a style which bred the new spirit into miniature painting। तो मिड 18th सेंचुरी में ना क्या हुआ, जो कांगड़ा के आर्टिस्ट थे ना उन्होंने इतना बढ़िया स्टाइल बना लिया मिनिएचर पेंटिंग बनाने का कि मिनिएचर पेंटिंग से एक तरह से बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा ही सुंदर हो गई थी। द सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन वॉज द वैष्णवाइट ट्रेडिशन। तो वो जो सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन थी ना उनकी नए स्टाइल को बनाने की वो वैष्णव ट्रेडिशन से आती थी, वैष्णव ट्रेडिशन से। सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग कूल ब्लूज एंड ग्रीन्स, सॉफ्ट कलर्स का यूज होता है जैसे कूल ब्लूज और ग्रीन्स, एंड अ लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स डिस्टिंग्विश्ड कांगड़ा पेंटिंग। और देखो जो थीम्स होती थी उनकी लिरिकल ट्रीटमेंट मतलब कि भाषा में भी उनको अच्छी तरह समझा दिया जाता था, इस कारण से कांगड़ा पेंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी दूसरों से। Remember that ordinary women and men painted as well on pots, walls, floors, cloth, works of art that have occasionally survived, unlike the miniatures that were carefully preserved in palaces for centuries। तो देखो हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए, जो ऑर्डिनरी लोग थे ना वो भी पॉट्स, वॉल्स, फ्लोर या क्लॉथ्स पर ड्राइंग करते थे, पेंट करते थे, लेकिन इनकी ना सरवाइव कम ही कर पाई क्योंकि मिनिएचर्स को तो पैलेसेस में महलों में एकदम बढ़िया से कई सदियों तक संभाल के रखा गया, लेकिन इनको कोई संभालने वाला नहीं था इस तरह से। A closer look, Bengal, the growth of a regional languages। As we saw at the outset, we often tend to identify regions in terms of the language spoken by people।
तो देखो हमने जैसा कि चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हम ना रीजन्स को उधर बोले जाने वाली भाषा से काफी जोड़कर देखते हैं। सो वी अज्यूम दैट पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली, तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि बंगाल के लोग हमेशा बंगाली ही बोलते हैं। किस तरह से? However, what is interesting is that while Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit, early Sanskrit texts suggest that the people of Bengal did not speak Sanskritic languages. तो देखो आज तो हम ये बात रिकॉग्नाइज करते हैं कि संस्कृत जो लैंग्वेज है वो संस्कृत जो लैंग्वेज है ना वो बंगाली लैंग्वेज उसी से निकल के आई है। बंगाली लैंग्वेज संस्कृत से ही निकल के आई है, लेकिन जो पहले के संस्कृत टेक्स्ट है ना वो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि बंगाल के लोग ना कभी भी सांस्कृतिक लैंग्वेजेस पहले बोलते ही नहीं थे। तो फिर ये नई लैंग्वेज एमर्ज कहाँ से हुई? संस्कृत से ये एमर्ज कैसे हुई? From the 4th-3rd centuries, commercial ties began to develop between Bengal and Magad, which may lead to the growing influence of Sanskrit. तो देखो 3rd-4th century में ना बंगाल और मगध में कॉमर्शियल टाइज मतलब व्यापारिक संबंध बनने शुरू हुए थे, जिसके कारण इसे बंगाल वाले एरिया में ना संस्कृत का इन्फ्लुएंस बढ़ा था। During the 4th century, the Gupta rulers established political control over North Bengal and began to settle Brahmins in this area. तो देखो 4th सेंचुरी में गुप्ता रूलर्स ने ना नॉर्थ बंगाल पे पॉलिटिकल कंट्रोल जमा लिया और इधर ब्राह्मण बसाने शुरू कर दिए। तो इसके कारण ना काफी लिंग्विस्टिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस आने लग गया मिड गंगा वैली का। फ्रॉम द मिड गंगा वैली का जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस इधर आया ना वो बढ़ता गया ब्राह्मण बसाने के बाद। इन द 7th सेंचुरी द चाइनीज ट्रेवलर ज़ुआनज़ेंग ऑब्जर्व्ड द लैंग्वेजेस रिलेटेड टू संस्कृत वर इन यूज ऑल ओवर बंगाल। तो देखो 7th सेंचुरी में जो चाइनीज ट्रेवलर थे ना ज़ुआनज़ेंग, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑल ओवर बंगाल अब संस्कृत से रिलेटेड लैंग्वेजेस यूज हो रही है। तो देखो 3rd-4th सेंचुरीज में कॉमर्शियल टाइज शुरू हुए थे तो संस्कृत का इन्फ्लुएंस शुरू हुआ था, और अब ज़ुआनज़ेंग 7th सेंचुरी में नोट करते हैं कि पूरे के पूरे बंगाल में संस्कृत रिलेटेड लैंग्वेजेस ही यूज हो रही है। From the 8th century, Bengal became the center of a regional kingdom under the Palas. 8th century में जो पालास की जो रीजनल किंगडम थी ना बंगाल उसका सेंटर बन गया था। Between the 14th and 16th century, Bengal was ruled by sultans who were independent of the rulers of Delhi. तो देखो 14th और 16th centuries के टाइम पीरियड में बंगाल को ना कुछ सुल्तान्स रूल करते थे जो कि दिल्ली के रूलर से इंडिपेंडेंट थे। In 1586, when Akbar conquered Bengal, it formed the nucleus of the Bengal Suba. तो देखो जब 1586 में अकबर ने बंगाल को कंकर कर लिया तब बंगाल सूबे का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा बना बंगाल। While Persian was the language of administration, Bengali developed as a regional language. तो मुगल्स की तो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज पर्शियन ही थी, लेकिन बंगाली एक रीजनल लैंग्वेज की तरह समय के साथ डेवलप होती गई। In fact, by the 15th century, the Bengali group of dialects came to be united by a common literary language based on the spoken language of the western part of the region known as West Bengal. तो देखो 15th सेंचुरी में जो भी बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स मतलब बंगाल की लैंग्वेजेस थी ना वो लगभग एक यूनाइट सी हो गई थी एक कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज पे जो कि वेस्ट वेस्ट बंगाल की लैंग्वेज पर ज्यादा बेस्ड थी। Thus, although Bengali is derived from Sanskrit, it also passed through several stages of evolution. तो हालांकि जो बंगाली लैंग्वेज है ना वो संस्कृत से ही डिराइव्ड है, लेकिन फिर भी इसमें काफी अपग्रेडेशन मतलब काफी स्टेजेस आए इवोल्यूशन के। Also, a wide range of non-Sanskritic words derived from a variety of sources, including tribal language, Persian, and European languages, have become a part of modern Bengali. तो देखो काफी जो नॉन सांस्कृतिक वर्ड्स है ना उसका भी एडिशन हुआ है बंगाली लैंग्वेज में, और ये नॉन सांस्कृतिक वर्ड्स यूजुअली ट्राइबल लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेजेस और यूरोपियन लैंग्वेजेस से आए हुए हैं जो कि आज की बंगाली का पार्ट बन गए हैं। अर्ली बंगाली लिटरेचर may be divided in two categories, one indebted to Sanskrit and the other independent of it. तो जो पहले की बंगाली लिटरेचर है ना उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली तो वो है जो कि संस्कृत का जिसमें बहुत ज्यादा योगदान है, और दूसरी संस्कृत से इंडिपेंडेंट है। तो जो जिसमें संस्कृत का बहुत ज्यादा योगदान है उसमें आ जाते हैं कुछ सांस्कृतिक एपिक्स की ट्रांसलेशन। द फर्स्ट इंक्लूड्स ट्रांसलेशन ऑफ द सांस्कृतिक एपिक्स जैसे कि मंगल काव्यास, द मंगल काव्यास एंड द भक्ति लिटरेचर सच एज द बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य देव, द लीडर ऑफ द वैष्णव भक्ति मूवमेंट। तो देखो जो मैंने आपको बताया सांस्कृतिक एपिक्स की ट्रेडिशंस आ जाती है, तो कुछ किस तरह के सांस्कृतिक एपिक्स जैसे कि मंगल काव्य मतलब कि ऑस्पिशियस पोएम्स, शुभकारी कविताएं, ये पोएम्स हो गई जो कि लोकल डाइटीज को
वर्शिप करती है एक तरह से। और भक्ति लिटरेचर भी आ जाती है इसी कैटेगरी में, जैसे कि चैतन्य देव की बायोग्राफी। चैतन्य देव वैष्णव भक्ति मूवमेंट के लीडर थे। The second includes Nath literature, such as the songs of Mainamati and Gopi Chandra, stories concerning the worship of Dharma Thakur, and fairy tales, folk tales and ballads. तो देखो पहली में तो जैसे हमने बताया ये ट्रांसलेशंस आ जाती है, लेकिन दूसरी में नाथ लिटरेचर आ जाती है, जैसे कि मैनामती और गोपी चंद्र के ऊपर सॉन्ग्स जो है, और जो धर्मा ठाकुर की वर्शिप से रिलेटेड स्टोरीज हैं, और कुछ फेरी टेल्स, फोक टेल्स और बैलेट्स। मतलब कि फेरी टेल्स तो आप समझती हो, फोक टेल्स, बैलेट्स मतलब बड़ी बड़ी पोएम्स जिसमें स्टोरी दिखाई गई हो, जिसमें एक स्टोरी पता चल रही हो। मैनामती, गोपी चंद्र एंड धर्मा ठाकुर। द नाथ ascetic ascetics who engaged in a variety of yogic practices। तो जो नाथ एसेटिक्स थे ना, जो कि अलग अलग तरह की योगिक प्रैक्टिसेस करते थे, दिस पर्टिकुलर सॉन्ग which was often enacted described how Mainamati, a queen, encouraged her son Gopichandra to adopt the path of asceticism in the face of variety of obstacles। तो देखो मैनामती ना, इसमें एक पर्टिकुलर सॉन्ग है जो कि सेकंड कैटेगरी में आ जाता है ना, नाट नाट तो वो नाथ ट्रेडिशन से काफी इंस्पायर्ड है। जैसे कि एक पर्टिकुलर सॉन्ग है जिसमें ना मैनामती एक क्वीन है, वो अपने बेटे गोपी चंद्र को मोटिवेट करती है कि वो संन्यास का रास्ता चुने। धर्म ठाकुर इज अ पॉपुलर रीजनल डाइटी ऑफन वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोन और अ पीस ऑफ वुड। और धर्म ठाकुर कौन है? धर्म ठाकुर एक पॉपुलर रीजनल डाइटी है जिनको हमेशा एक पत्थर या फिर पीस ऑफ वुड के फॉर्म में वर्शिप किया जाता है। The texts belonging to the first category are easier to date as several manuscripts have been found indicating that these were composed between the लेट 15th एंड मिड 18th सेंचुरी। तो जो ये टेक्स्ट है ना, दो कैटेगरीज में बांटा है। पहली तो जिसमें संस्कृत का बहुत योगदान है, तो इनको तो काफी इजीली हम पता कर सकते हैं कितने पुराने हैं, क्योंकि इसकी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल गई है जो कि इंडिकेट कर रही है कि ये लेट 15th और मिड 18th सेंचुरी के बीच में लिखे गए हैं। Those belonging to several second category circulated orally and cannot be precisely dated। लेकिन जो ये दूसरी कैटेगरी के है ना, जैसे गोपी चंद्र और मैनामती की स्टोरी वगैरह, ये सब ना इनको डेट करना मुश्किल है, क्योंकि इनको ओरली ही सर्कुलेट किया गया है और आज तक हमें पता भी है, तो इनको एकदम प्रिसाइजली डेट नहीं कर सकते। They were particularly popular in Eastern Bengal, where the influence of the Brahmanas was relatively weak। तो ये ना जो सेकंड कैटेगरी के टेक्स्ट है, ये ईस्टर्न बंगाल में ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इधर ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस कम रहा है। Peace and temples। From the 16th century, people began to migrate in large number from the less fertile western Bengal to the forested and marshy areas of southeastern Bengal। तो 16th century से ना लोगों ने काफी ज्यादा नंबर्स में जो कम फर्टाइल एरिया है ना, वेस्टर्न बंगाल वाला एरिया, वहां से साउथ ईस्टर्न बंगाल वाले एरिया की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये अच्छा फॉरेस्टेड और हरा भरा एरिया है। As they move eastward, they cleared forest and brought the land under the rice cultivation। तो वेस्टर्न बंगाल से ईस्टर्न बंगाल की तरफ आते हुए लोगों ने ना काफी फॉरेस्ट क्लियर कर दिए, और वो सारा लैंड जहाँ से फॉरेस्ट क्लियर करे ना, उनको राइस कल्टीवेशन के लिए यूज करने लगे। Gradually, local communities of fisher folk and shifting cultivators, often tribals, merged with the new communities of peasants। तो जैसे जैसे ये आ रहे थे वेस्टर्न बंगाल, साउथ ईस्टर्न बंगाल की तरफ, तो जो लोकल कम्युनिटीज थी ना, फिशर फोक्स की या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की, ये लोग जो उधर रहते थे, ये जो माइग्रेट करने वाले नए पीजेंट्स थे ना, इनके साथ घुल मिल गए समय के साथ। This coincided with the establishment of the Mughal control over Bengal with their capital in the heart of the eastern delta at Dhaka। तो इसी समय पर देखो एक और काम भी हो रहा था कि मुगल कंट्रोल बढ़ रहा था बंगाल की तरफ। मुगल कंट्रोल आ गया था बंगाल की तरफ, और उनकी कैपिटल थी ढाका के ईस्टर्न डेल्टा, हार्ट ऑफ द ईस्टर्न डेल्टा एट ढाका। जो ढाका के ईस्ट में जो डेल्टा है ना, उस एरिया में थी मतलब इनकी कैपिटल। ऑफिशियल्स एंड फंक्शनरीज रिसीव्ड लैंड एंड ऑफन सेट अप मॉस्क दैट सर्व्ड एज सेंटर्स फॉर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इन दीज एरियाज। तो जो ऑफिशियल्स थे और फंक्शनरीज थे ना मुगल एम्पायर के, ये लोग लैंड लेते थे और इधर मस्जिद बना देते थे। तो इससे क्या होता था, इन एरियाज में रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन होती थी, थोड़ा मुस्लिम इम्पैक्ट ज्यादा आता था इस्लाम का। An early settlers sought some order. The early settlers sought some order and assurance in the unstable conditions of the new settlements। तो जो अर्ली सेटलर्स थे ना, जो पहले से बसे हुए थे, इनके कारण थोड़ा इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर वगैरह बना हुआ था।
और ये जो अनस्टेबल कंडीशंस आती थी ना नई सेटलमेंट्स के कारण, ये थोड़ा सा इनको बेटर कर देते थे। These were provided by community leaders who also functioned as teachers and adjudicators and were sometimes ascribed with supernatural powers. तो ये जो थोड़ी सी शांति या फिर स्थिरता आती थी, ये यूजुअली कम्युनिटी लीडर्स के कारण आती थी। ये कम्युनिटी लीडर्स अक्सर टीचर्स या फिर जजेस की तरह फंक्शन करते थे, और कभी कभी लोग इनको ना ऐसा भी कहते थे कि इनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं। तो लोग इन कम्युनिटी लीडर्स को ना प्यार से और रिस्पेक्ट से पीर बुलाते थे। पीर का मतलब ये होता है एक स्पिरिचुअल गाइड। स्पिरिचुअल गाइड को पर्शियन लैंग्वेज में पीर कहते हैं, मतलब धार्मिक गुरु। This term includes saints or sufis and other religious personalities, daring colonizers and deified soldiers, various Hindu and Buddhist deities and even animistic spirits। तो देखो जो पीर शब्द है, इसमें सेंट्स और सूफीज भी आ जाते हैं, और दूसरी भी रिलीजियस पर्सनैलिटीज आ जाती है। डेयरिंग कॉलोनाइजर्स मतलब काफी हिम्मत वाले थोड़े कॉलोनाइजर्स, जो कि कॉलोनी बनाते हैं ना अपनी, थोड़े हिम्मत वाले कॉलोनाइजर्स। और ऐसे सोल्जर्स भी आ जाते हैं जिनको देवता की तरह ट्रीट करते हैं। और हिंदू और बुद्धिस्ट डेटीज भी आ जाते हैं। और एनिमिस्टिक स्पिरिट्स मतलब कि एनिमिस्टिक स्पिरिट से आप समझो जैसे कोई पत्थर हो, उस पत्थर में आत्मा आ जाए और वो बोलने चलने लगे। तो इस तरह के जो ये प्लांट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जब इनमें आत्मा आ जाती है ना, तो उस तरह की चीजों को एनिमिस्टिक स्पिरिट्स कहते हैं। तो इनको भी पीर की तरह ही लोग पीर ही कहते थे लोग। द कल्ट ऑफ पीस बिकेम वेरी पॉपुलर एज देयर श्राइन्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल। तो समय के साथ ये जो पीरों का कल्ट था ना, ये काफी पॉपुलर होता गया, और आज भी इनके श्राइन्स पूरे बंगाल में दिखते हैं। Bengal also witnessed a temple building spree from the late 15th century, which culminated in the 19th century। तो देखो जैसे ये हमने अभी पढ़ा इस्लाम के इन्फ्लुएंस के बारे में, लेकिन बंगाल में टेम्पल बिल्डिंग की भी एक पूरी उमंग थी, जो कि लेट 15th सेंचुरी से शुरू हुई थी और 19th सेंचुरी में जाके खत्म हुई। वी हैव सीन दैट टेम्पल्स एंड अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स वर often built by individuals or groups who were becoming powerful to demonstrate their power and proclaim their piety। तो हमने हमेशा ना हमने ऐसा देखा है प्रीवियस चैप्टर्स में कि ये टेम्पल्स और जो दूसरे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स होते थे ना, इनको इंडिविजुअल्स या फिर वो ग्रुप्स जो कि पावरफुल बनते जा रहे हैं वो लोग बनाते थे, ताकि वो अपनी पावर और धर्मपरायणता दिखा सके। लेकिन देखो मैनी ऑफ द मॉडेस्ट ब्रिक एंड टेराकोटा टेम्पल्स इन बंगाल वर बिल्ट विद द सपोर्ट ऑफ सेवरल लो सोशल ग्रुप्स। लेकिन देखो जो काफी टेम्पल्स है ना, मॉडेस्ट ब्रिक और टेराकोटा के टेम्पल्स मतलब पक्की मिट्टी के टेम्पल्स जो है बंगाल में, उनको कुछ लो सोशल ग्रुप्स मतलब कि नीचे सामाजिक ग्रुप्स के सपोर्ट से बनाया गया है। जैसे कि सामाजिक ग्रुप कौन से हो जाते हैं, जैसे कि ऑयल प्रेसर्स कोलुओं का ग्रुप, या फिर कंसारी बेल मेटल वर्कर्स का ग्रुप। The coming of the European trading companies created new economic opportunities. Many families belonging to these special social groups availed of these। तो देखो जब फिर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बंगाल की तरफ आई ना, तो इससे काफ़ी नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बनी। तो मैं काफ़ी फैमिलीज जो थी ना, वो जो इन लो सोशल ग्रुप से बिलोंग करती थी, उनको इसका बेनिफिट भी मिला। तो देखो एज their social and economic position improved, they proclaimed their status through the construction of temples। तो ये यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आने से इनको बेनिफिट हुआ, तो इनका सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन भी इम्प्रूव हुआ। तो उन्होंने ना अपना स्टेटस बनाने के लिए टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट कराए। When local deities once worshipped in the thatched huts in villages gained the recognition of Brahmins, their images began to be housed in the temples। तो देखो क्या होता था कि पैसे नहीं थे, सोशल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो लोकल डाइटिस को ना हमेशा ऐसे ही थैच्ड हट्स मतलब कि झोपड़ियों से में वर्शिप करते थे। लेकिन फिर बाद में ब्राह्मण्स अपॉइंट किए गए इनकी वर्शिप के लिए, और फिर इनकी इमेजेस को, लोकल डाइटिस की इमेजेस को अच्छी तरह से टेम्पल्स में रखा गया। द टेम्पल्स बिगिन टू कॉपी द डबल रूफ और फोर रूफ स्ट्रक्चर ऑफ द थैच्ड हट्स। तो ये जो टेम्पल्स थे ना, ये दोचला और चौचला के स्ट्रक्चर को कॉपी करते थे। मतलब कि डबल रूफ और दोचला मतलब डबल रूफ और चौचला मतलब फोर रूफ। इस इमेज में भी आपको ना दोचला और फोर चौचला भी ढंग से समझ आएगा, अभी बताता हूँ। दिस लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ टिपिकल बंगाली स्टाइल इन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो इसके कारण जो ये दोचला और चौचला हट्स की कॉपी करते थे, इसके कारण टिपिकल बंगाली स्टाइल जो था ना टेम्पल आर्किटेक्चर का, वो काफी इवॉल्व हुआ।
In the comparatively more complex four-roof structure, four triangular roofs placed on the four walls move up to converge on a curved line or a point. Temples were usually built on a square platform. तो देखो ये काफी ना चौचला मतलब कि चार रूफ वाला स्ट्रक्चर है ना, ये काफी कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें क्या होता है, चार ट्रायंगुलर वॉल्स, जैसे इसमें आपको दिख रहा है ये चार वॉल्स है, दूसरी दो तरफ दूसरी वॉल्स है, तो ये चार जो ट्रायंगुलर वॉल्स होती है इनके ऊपर चार ट्रायंगुलर रूफ्स होती है, चार ट्रायंगुलर रूफ्स होती है इन चार वॉल्स के ऊपर, और फिर ये एक जगह पर जाकर मिल जाती है। चार वॉल्स के ऊपर जो ये चार ट्रायंगुलर वॉल्स है वो एक जगह पर जाके मिलती है, तब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। और ये यूजुअली एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बनता है, मतलब कि जैसे ये स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, ये रहा नीचे स्क्वायर प्लेटफॉर्म, इस तरह से इस तरह के स्ट्रक्चर पे जाके बनता है। तो इंटीरियर जो होता है वो इनका प्लेन सा होता है, लेकिन आउटर वॉल्स पे को डेकोरेट किया होता है पेंटिंग्स, ऑर्नामेंटल टाइल्स या फिर टेराकोटा टैबलेट से। In some temples, particularly in Vishnupur in बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, सच डेकोरेशन रीच्ड अ हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। तो कुछ टेम्पल्स में, जैसे कि वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो विष्णुपुर में लोकेटेड टेम्पल है ना, वहां पर ये जो डेकोरेशंस है वो बहुत ही अच्छे लेवल की है। फिश एज फूड, ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स आर जनरली बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल फूड आइटम्स ऑफ फूड। तो जो ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स होती है ना वो जनरली लोकली अवेलेबल फूड आइटम्स पर काफी बेस्ड होती है। जैसे बंगाल इज अ रिवराइन प्लेन विच प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश। तो बंगाल का जो प्लेन है ना उधर काफी रिवर्स वगैरह है, तो उधर ना काफी राइस और फिश होता है लोगों के खाने के लिए। तो अंडरस्टैंडेबली दीज टू आइटम्स फिगर प्रोमिनेंटली इन द मेन्यू ऑफ इवन पुअर बंगालीज। तो देखो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा राइस और फिश होता है, तो जो पुअर बंगालीज भी होते हैं ना, ये दो आइटम्स तो वो लोग भी खूब अच्छी तरह से खाते हैं। फिशिंग हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड बंगाली लिटरेचर कंटेन सेवरल रेफरेंसेस टू द फिश। तो देखो फिशिंग जो है ना वो हमेशा से ही बंगाल का काफी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन रहा है बंगाल के लोगों के लिए, और बंगाली लिटरेचर में भी काफी रेफरेंसेस मिलती है जिसमें फिश यूज मतलब फिश की काफी रेफरेंसेस मिलती है। What is more, terracotta plaques on the walls of temples and viharas depict scenes of fish being dressed up and taken to the market in baskets। तो देखो इसके अलावा काफी मतलब टेराकोटा से बनाए हुए कुछ दिखते हैं टेम्पल्स और विहार की वॉल्स पर भी, जिसमें ना फिशिस को ड्रेस करके मार्केट की तरफ ले जाता हुआ डिपिक्ट किया गया है। जैसे ये देख लो इस इमेज में भी, ये फिश बीइंग ड्रेस्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, फिश को आम लोगों के खाने के लिए ड्रेस किया जा रहा है, मतलब खाल वगैरह उसके उतार रहे होंगे। तो ये मिलता है विशालाक्षी टेम्पल आरमबाग में। ब्राह्मण्स को अलाउ नहीं करते थे नॉन वेजिटेरियन फूड खाना। Brahmins were not allowed to eat non-vegetarian food, but the popularity of fish in the local diet made the Brahmanical authorities relax this prohibition for the Bengal Brahmins। तो देखो बंगाल्स ब्राह्मण्स को तो अलाउ नहीं करते थे नॉन वेजिटेरियन फूड, लेकिन देखो बंगाल के एरिया में ना फिश की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि लोकल डाइट में सब कंज्यूम करते थे, तो ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज ने ना ये प्रोहिबिशन बंगाल ब्राह्मण्स के लिए रिलैक्स कर दिया, और वो लोग थोड़ी बहुत फिश कंजम्पशन कर सकते। जैसे द बृहदधर्म पुराण, a 13th century Sanskrit text from Bengal, permit the local Brahmins to eat certain varieties of fish। तो जैसे बृहदधर्म पुराण है ना, वो एक 13th century का टेक्स्ट है जिसमें ना ब्राह्मण्स को कुछ एक सर्टेन वैरायटीज ऑफ फिश, मतलब कुछ तरह की फिश खाने का परमिट दिया हुआ है, खा सकते हैं वो लोग, क्योंकि बंगाल में फिश इतनी ज्यादा कंज्यूम होती है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू।